हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटल्स क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हो तुम लोग और कैसी चल रही है तैयारी? यहां पर इस बेहतरीन सेशन में जब हम मिले हैं तो ये चीज तुमको साफ समझ में आ रही होगी कि ये डिस्कशन रिवाइंड टेस्ट सीरीज का डिस्कशन है और इसमें हम लोग इस हफ्ते हुए टेस्ट जो फर्स्ट टेस्ट था इस बेहतरीन सीरीज का उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज के माध्यम से तुम बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग हम जानते हैं कि जो नीट का पैटर्न है उसमें केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो जब तुम लोग यहां पर बैठोगे और लगाओगे टाइम लगा करके, एकदम बिल्कुल टाइम टू टाइम तुम्हारी चीजें चलेंगी यहां पर। और जब तुम उस टाइम फ्रेम में, उस 3 घंटे के फ्रेम में जब तुम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स यहां पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक टेस्ट जो एग्जाम होता है उस फॉर्मेट में जब तुम अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एकदम बढ़िया तरीके से, या हम बोल सकते हैं कि हम प्रॉपर एनालाइज करेंगे खुद को कि हम कहां पर गलतियां कर रहे हैं। हम क्या टाइम में यहां पर हमको दिक्कत जा रही है कि भाई टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। हम किस टॉपिक में बेसिकली दिक्कत कर रहे हैं, क्या हमारी गलतियां हैं, हम किस टॉपिक में हमारा कमजोर टॉपिक है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ठीक है, हमें यह पता चलेगा कि अगर एक टेस्ट हो रहा है जिसमें एक चैप्टर आ रहा है और उस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, पूछने के लिए बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उसमें किस टाइप के पर्टिकुलर सवाल में हमको दिक्कत जा रही है, ये सीरीज के माध्यम से हम उस चीज को एनालाइज करके उस पे काम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये एक अपने आप में एक ऐसी सीरीज है, रिवाइंड टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से खुद को इंप्रूव कर सकते हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया जरिया है इस चीज का। तो आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि यहां पर जितना ज्यादा यहां पर हम बोल सकते हैं कि अच्छे से अच्छे यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर तुमको, तो बढ़िया तरीके से यहां पर हर टेस्ट को अप्रोच करना, जो कि अपने आप में हम बोल सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड है सबसे पहले तो, है ना। सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में छुपे हुए हैं, है ना। उन एनसीईआरटी से निकाल करके हम किस किस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ सकता है एनटीए, तो वो चीज हमको यहां पर देखनी है। और हम जानते हैं एनटीए का जो है इस बार रुख थोड़ा सा बदला सा रहेगा, क्योंकि उसमें यहां पर वो किस तरीके से अप्रोच करेगा क्वेश्चंस को, कैसे पूछेगा, कैसे घुमाएगा, उन सारी चीजों को अगर हमें समझना है तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सॉल्व करने हैं, और सबसे बड़ी बात टाइम फ्रेम में करना है, क्योंकि वही हमको बताएगा कि हम एक्चुअली कहां पर लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही चीज है प्रॉपर एनालिसिस का एक जरिया। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना अच्छा रहेगा। एक और खास बात है इस सीरीज की, और वो ये कि हम यहां पर हम जानते हैं कि ये एक क्या बोल सकते हैं कि एक टॉपिक वाइज, सबसे पहले तुमको पता है कि भाई पहले माइनर टेस्ट होने हैं, माइनर टेस्ट में 1 चैप्टर 2 चैप्टर इस टाइप के हम यहां पर जो है कवर करते हुए फिर एक हर तीसरा टेस्ट जो होगा वो मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट में हम जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हम कलेक्टिवली जितने भी टेस्ट अभी तक हुए हैं, जितने भी हम बोल सकते हैं कि टेस्ट के चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, उसको एक साथ फिर से एक बार रिवाइज करके हम लोग जो भी हम लोगों ने उसमें सीखा, एनालाइज किया, गलतियों को सुधारा, वो सब हम मेजर टेस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। और फिर जब मेजर टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सारे टेस्ट जब जो हमारा मेन एग्जाम है नीट का एग्जाम मई 2025 में, उसमें हम लोग यहां पर देखेंगे कि यहां पर किस तरीके से जो है हमने इस चीज को यूज किया है, उसका फायदा हमको तब देखना शुरू होगा। और फुल सिलेबस टेस्ट जब आएगा तब तो हमको बढ़िया मजा ही आ जाएगा, मतलब क्या हुआ है। तो अब हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं, यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस हफ्ते हुए जो टेस्ट है ना, रिवाइंड टेस्ट का जो पहला टेस्ट था जो इस हफ्ते हुआ है ना, वो टेस्ट को एक बार जरा उसके क्वेश्चन जरा हम चख लें, उसको हम जरा चख लें, जरा क्वेश्चंस को जरा किस तरीके से। खाना नहीं है, क्योंकि खाने के लिए तो तुमको टेस्ट देना पड़ेगा उसके लिए कि अच्छे से प्रॉपरली चबाओ उसको, लेकिन अब टेस्ट कैसा है उसका टेस्ट अगर हमको समझना है तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं तुम्हारे सामने, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे तुमको अंदाजा होगा कि कैसे हमको यहाँ पर अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, क्या उसको हम प्रॉपर तरीके से सोचेंगे, समझेंगे, और क्या दिमाग लगाना है, वो सारी चीजें अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें रहेंगी, है ना, हर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे, तो हमको ये समझ में आएगा कि
कुछ क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं बहुत बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा लेंदी हो रहे हैं। तो हर टाइप का टेस्ट मिलेगा तुमको। तो सारी चीजें एक एक करके टेस्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन यहाँ पर रिवाइंड टेस्ट सीरीज का। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो ये पहला क्वेश्चन, या हम बोल सकते हैं वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, द ग्राफ ऑफ साई स्क्वायर एंड आर इज शोन बिलो, और ये जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहां पर देख सकते हैं ये साई स्क्वायर वर्सेस आर है। एनसीईआरटी में साफ बनाया गया है ये चीज, तो हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी एनटीए ने आज तक नीट एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा है, और इस बार हाई चांसेस हैं कि जहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं वहां से पूछेगा, और एनसीईआरटी में से ही पूछेगा। तो एनसीईआरटी स्पेसिफिक रहेगा ये, तो बिल्कुल हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई साई स्क्वायर वर्सेस आर वाला ग्राफ तो कहां आता है सर, आया ही नहीं है आज तक। लेकिन जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज है यहाँ पर इस वजह से एनसीईआरटी में तो है ना, एनसीईआरटी में, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो साई स्क्वायर वर्सेस आर यहां पर हम देखेंगे। तो देखो भाई ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हमें ये चीज समझना है साई स्क्वायर और आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इस हफ्ते किसका टेस्ट हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो हमें जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा हमको, आर डिस्टेंस पर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दर्शाता है। तो जब हम देखेंगे कि ये चीज जो है ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, और ये इसमें एक चीज जो हमको सीखने वाली होती है, जो ध्यान देने वाली बात होती है, वो होता है कि ये ग्राफ कितनी बार आर एक्सिस को टच कर रहा है, कितनी बार आर एक्सिस को टच कर रहा है। तो जब हम देखेंगे कि आर एक्सिस को टच करना मतलब कि एक ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करना जहां पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा यहां पर। तो ये चीज क्या होती है, इसको क्या कहते हैं हम, टेक्निकल भाषा में बोला जाता है इसको नोड। क्या कहा जाता है, नोड है यहां। तो कितनी बार आर एक्सिस को ये टच कर रहा है, एक बार, और ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं रेडियल नोड्स की संख्या, रेडियल नोड्स इसमें कितने होने वाले हैं, रेडियल नोड्स कितने होने वाले हैं, ये चीज 1 होने वाली है। ये इस ग्राफ से हम यहां पर समझ सकते हैं। ये ग्राफ हमको बता रहा है कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं, यहां पर 1 है। अगर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 1 है, और नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n-l-1। क्या होता है, n-l-1, और n-l-1 जिसमें भी 1 रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। अब यहां पर हमें बताया हो कि 1s ऑर्बिटल है, तो 1s के लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो 1s के लिए हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1s के लिए यहां पर n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू क्या है, 0। 1 - 0 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यानी 1s में तो कोई भी रेडियल नोड नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पर एक दिखा रहा है, इसका मतलब ये 1s नहीं है। समझ गए। देन कम्स 2p के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1 - 1। समझ गए। p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, यहां पर n की वैल्यू 2, तो 2 - 1 - 1 कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। तो ये 2p भी नहीं है, यानी कि यहां पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3s देख लेते हैं। 3s का मतलब 3, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 - 1, तो ये तो आंसर 2 आ गया। तो यानी कि 2 रेडियल नोड, यानी कि इसको 2 बार टच होना चाहिए था, ये तो एक ही बार हो रहा है, तो इस वजह से 3s भी नहीं होगा। देन कम्स 2s। तो 2s के लिए यहां पर क्या होगा, n की वैल्यू 2 माइनस s की वैल्यू, l की वैल्यू 0 होगी, -1, तो 2 - 0 - 1 कितना हुआ, 1 हुआ। तो हम बोल सकते हैं डी होगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने बता रहा है यहाँ पर, 1। वो कैसे आइडेंटिफाई किया, जितनी बार आर एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कुल मिला के इस ग्राफ के थ्रू उसने क्या बोलने की कोशिश करी है कि यहां पर नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 1 है। अब ये तुम्हारा नॉलेज है कि तुम्हें पता है कि नहीं, कि तुमने एनसीईआरटी अच्छे से रीड करके समझी है कि नहीं, कि यहां पर साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ जो बता रहा है उसमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नोड क्या होता है, हाउ मेनी नोड्स। तो ये रेडियल नोड्स हैं, और ध्यान रखना ये रेडियल नोड्स हैं, एंगुलर नोड्स नहीं है, ये रेडियल नोड्स हैं। तो n-l-1 ये हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, और वो 1 से इक्वेट किया गया है। इस तरीके से हम प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं, यहाँ पर एनालाइज कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, या इन क्वेश्चंस के
माध्यम से, जो कि टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने कवर कर रहे हैं, तो वो चीज है ना। एक आधा क्वेश्चन और देखें जरा, और देखें। इफ द अनसर्टेनिटीज इन द पोजीशन एंड द मोमेंटम आर इक्वल, द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी इज। अब भाई अनसर्टेनिटी हो गई, भाई अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन आया है यहाँ पर। तो इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बराबर हैं तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैसे देखेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन किसका है। सबसे पहले तो चैप्टर तो हमें क्लियर है कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। दूसरा हमको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक से है। तो अनसर्टेनिटी देखते से समझ में आना चाहिए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, पोजीशन एंड मोमेंटम अगर बराबर हैं, यानी कि हम जानते हैं कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी होता है। ठीक है, डेल एक्स इज इक्वल एच अपॉन एम वी नहीं, एच अपॉन 4 पाई होता है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यही होता है हमारा क्या बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमें डेल वी निकालना है कि भाई डेल वी क्या होने वाला है ना। तो डेल वी इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, डेल वी निकालना है। ठीक है, तो ये चीज कैसे निकालेंगे अब हम, तो इसको अगर हमको समझना है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको जब हम लिखें इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज हम बोल सकते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यानी कि हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो डेल्टा वी रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां पर हम बोल सकते हैं कि एम, और यहां पर डेल्टा एक्स भी मैं यहीं रहने देता हूं, तो यहां पर ये m जो था वो यहां डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक बात। अब तुम देखो डेल यहां पर क्या बोला गया है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, यानी कि हम बोल सकते हैं यहां पर हमको क्या चीज दी गई है, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी दिया गया है। डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी दिया गया है, यानी मैं डेल एक्स को भी डेल पी लिख सकता हूं। यानी कि हम यहां पर ये कह सकते हैं कि डेल एक्स जो है, ये जो डेल एक्स है यही तो डेल पी भी है ना। दिस इज नथिंग बट वी कैन रीराइट इट एज डेल पी इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एम डेल वी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यानी कि हम बोल सकते हैं कि डेल वी का होल स्क्वायर जो होगा वो यहां पर एम स्क्वायर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो एम स्क्वायर यहां आ जाएगा। अब हमें तो डेल वी निकालना है। समझ रहे हो बात को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। ये तो हम जानते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। लेकिन बोला गया है क्वेश्चन में कि डेल एक्स और डेल पी बराबर हैं, तो इस वजह से डेल एक्स की जगह भी डेल पी रख दो, तो डेल पी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। और डेल पी क्या होता है, एम डेल्टा वी, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो एम इंटू डेल्टा वी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये चीज हम देख सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे एम डेल्टा वी का स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इंटू डेल्टा वी का स्क्वायर, तो डेल्टा वी का स्क्वायर और एम स्क्वायर यहां पर था, तो एम स्क्वायर यहां डिवाइड में चला गया। इतनी बात क्लियर। हमें निकालना है डेल्टा वी, तो बस क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच 1 अपॉन एम तो बाहर आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 4 का अंडर रूट 2 हो गया, तो 4 का अंडर रूट बाहर आ गया, और अंडर रूट में अंदर क्या बचा, h बचा और पाई बचा। ये दो चीजें अंदर ही रह गई, 2 बाहर आ गया क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और m स्क्वायर का m बाहर आ गया। तो ये हो गया हमारा। तो कहां आ रहा है भाई इसका आंसर, ये आ रहा है a 1/2m अंडर रूट ऑफ h अपॉन पाई। समझ में आई बात, कैसे हमको देखना है, कैसे समझा हमने, इस तरीके से हमको समझने को मिलता है। अगर नहीं भी आता, अगर मान लो ये चीज तुम्हें पहली बार में नहीं बनी, लेकिन जब प्रॉपरली एनालाइज किया गया तो तुमको एक थॉट प्रोसेस मिली कि हाँ यार ऐसे भी तो सोचा जा सकता है। ये होता है फायदा किसी भी टेस्ट के जब हम प्रॉपर एनालाइज करते हैं उसका। तो एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वही चीज हमको सिखाती है, वही चीज से हम सीखते हैं, वही चीज को जो हम इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस में, तो हमको अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या बोलते हैं मतलब फॉर किसी भी टेस्ट सीरीज की जो इंपॉर्टेंस है वो चीज यहाँ पर हमको समझ में आती है। ठीक है, फॉर डी ऑर्बिटल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर अब पूछा गया है कि डी ऑर्बिटल के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये पूछा गया है। The shapes of the 3 d orbitals are similar, but that of the other 2 d orbitals are different. तो यहाँ पर जो पहले देखो, यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि shapes of 3 d orbitals, देखो d के 5 ऑर्बिटल होते हैं,
dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि dxy, dyz, dzx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन चारों का शेप डबल डंबल होता है। शेप डबल डंबल होता है, उसका ओरिएंटेशन अलग अलग होगा डेफिनेटली, तभी तो वहां पर वो अलग अलग हैं, ओरिएंटेशन अलग अलग हैं, तो उनका ओरिएंटेशन अलग है, लेकिन ओवरऑल शेप की बात करेंगे तो डबल डंबल है। और जो dz स्क्वायर है वो हमारा होता है डोनट शेप, रिंग शेप का होता है, उसमें रिंग आता है, डोनट शेप आता है, तो वो हम यहां पर बोल सकते हैं dz स्क्वायर के केस में वो अलग है। तो दैट इज क्वाइट डिफरेंट, बट बाकी चार तो सेम है। तो यहां पर लिखा हुआ है 3 d ऑर्बिटल सेम है, नहीं तो 3 नहीं 4 होना चाहिए था। समझ में आई बात? ऑल द d ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप, नहीं, d चारों d ऑर्बिटल का शेप सेम नहीं होता है, अलग अलग है। ऑल द d ऑर्बिटल्स ऑफ सेम स्टेशनरी स्टेट हैव सेम एनर्जी। अगर हम बात करते हैं सेम स्टेशनरी स्टेट में सभी d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है क्या वो सेम रहेगी, अगर हम यहां देखते हैं और क्या बोलते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल एकदम सही कह रहा है कि सारे ही d ऑर्बिटल्स अगर सेम स्टेशनरी स्टेट में हैं तो उनकी एनर्जी लेवल सेम होगी, तो पांचों के पांचों d ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होंगे। डीजेनरेट का मतलब सेम एनर्जी लेवल पर होने वाले हैं अगर हम स्टेशनरी स्टेट की बात करते हैं, तो ये बात एकदम सही कह रहा है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑल द 5 d ऑर्बिटल इज सेम। स्पेशल ओरिएंटेशन सबका अलग अलग ही होगा क्योंकि m अलग अलग है ना। ओरिएंटेशन जो बताता है वो क्या बताता है, हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हर एक ऑर्बिटल के लिए अलग अलग होगा, तो ओरिएंटेशन भी अलग अलग होगा। अगर हम ये बोल रहे हैं स्पेशल ओरिएंटेशन की बात है तो dxy जो है xy प्लेन पर है, और जब हम बोलते हैं dyz वो yz प्लेन पर है, तो डेफिनेटली इन सभी के जो स्पेशल ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर है, तो इस वजह से सबका सेम नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। हमें जो करेक्ट बताना है वो कौन सा है, सी है। समझ में आ गई बात, सी इज व्हाट इज करेक्ट, ठीक है, तो आंसर इसका सी रहेगा। क्या बात समझ में आई? देन उसके बाद इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज 16 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद इट वुड बिकम। तो ये चीज अगर हमें बतानी है तो कैसे करेंगे भाई, तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वो भी 16 टाइम्स बढ़ रहा है, तो कैसे करेंगे? देखो भाई यहां पर वेवलेंथ की बात हो रही है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन पढ़ करके हमें समझ में आना चाहिए कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के साथ लिखा भी हुआ है, लिखा भी तो हुआ है सर, मानना क्यों है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv रहेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो लैम्डा जब h अपॉन mv रहने वाला है, यहां पर हम देख सकते हैं, तो mv लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv है। अब हमको ये जानना है कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कैसे देखेंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम इसको लिखते हैं h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mke, ये हमें पता होना चाहिए। वैसे तो इसको डिराइव करवा सकता हूं मैं, लेकिन अभी के लिए हमको ये इस तरीके के जो क्या बोलते हैं रिजल्ट्स हैं वो हमको याद ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, पोटेंशियल के टर्म्स में देखूं तो √2m/qv भी एक इसका रिजल्ट है, लेकिन अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है √2m/ke, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुमको अच्छे से पता होना चाहिए, h अपॉन √2m/ke, ke मतलब काइनेटिक एनर्जी, m मतलब मास, 2 इंटू 2 का रूट यहाँ पर h, तो ये चीज है। तो हमको बोला कि काइनेटिक एनर्जी अगर 16 टाइम्स बढ़ा दी हमने तो वेवलेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर ये 16 टाइम्स बढ़ गई, इफ दिस हैज बिकम 16 टाइम्स, तो 16 का अंडर रूट क्या होगा, 4। 16 का अंडर रूट क्या होगा, है ना, इसका जो अंडर रूट होगा वो 4 टाइम्स होगा, तो 1 और ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगी वेवलेंथ। वेवलेंथ वुड बिकम 1/4। क्या बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अगर 16 गुना से हम बढ़ा रहे हैं तो उसका अंडर रूट जो होता है वो 4 टाइम्स, यहां पर हम देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, तो 1/4 टाइम्स होगा। ये समझ में आ गई बात? तो दिस इज 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, आंसर इसका ए रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई यहां पर हमें, है ना। फिर अगर हम देखते हैं क्या first shell energy of He plus ion is minus 54.4 electron volt, then the energy of its third shell is, थर्ड शेल की एनर्जी क्या हो जाएगी। अब देखो भाई ये क्वेश्चन कैसे देखेंगे, ये क्वेश्चन कैसे, देखो फर्स्ट शेल की एनर्जी हमको यहां पर दी गई है minus 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ इट्स थर्ड शेल इज, तो यहां पर हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो कॉन्सेप्ट रहेगा एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिटल का, एंड दैट इज -13.6 z² बाय
n स्क्वायर, ये चीज रहेगी, है ना। और हमें फर्स्ट शेल ऑफ हीलियम हमको दिया गया है, यानी हमें क्या चीज दी गई है, हमें E1 ऑफ He प्लस दिया गया है, यानी कि हम बोलें -13.6 इंटू जेड। हीलियम के लिए जेड कितना होता है, जेड कितना होता है बताओ बताओ, 2, तो 2 का स्क्वायर यहां पर कितना हो गया 4, है ना, क्योंकि जेड स्क्वायर है ना, तो 4 लेंगे अपॉन n, यानी कि 1। ये चीज कितनी दी गई है हमें, ये हमको पता है कि दिस इज, यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये है -54.4, आएगा ही -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता है ना, तो ये भी 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। ये तो बात क्लियर हो गई। तो हमें क्या बताना है, हमें तो बताना है इसका ही थर्ड शेल E3 ऑफ He प्लस निकालना है, हमें E3 ऑफ He प्लस निकालना है। तो देखो -13.6 जेड स्क्वायर, जेड कितना है, वो तो 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर यहां पर 4 हो जाएगा अपॉन n स्क्वायर, इस बार 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं, देखो इसका आंसर कितना आया था -54.4, ये जो चीज थी 13.6 इंटू 4 वो कितना था -54.4, तो ये चीज कितनी हो जाएगी -54.4 बाय 9, दैट्स इट, है कि नहीं। तो यहां पर करें तो इसको कितना आएगा, 9 कितने जा 9 में 9 5 जा 45, ठीक है 45, 5 पॉइंट समथिंग रहेगा और 56 के करीब है, यानी कि 5 पॉइंट यहां पर हम देखें तो ये जो चीज होने वाली है 54.4, तो हम बोल सकते हैं 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, है ना, 9 5.6 जा 54 रहेगा, है ना, 9 6 जा 54 होता तो है ना, 9 6 जा 54, तो यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग होने वाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6.04, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पर क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है और क्वेश्चंस को करना है, सिंपल है। क्या ये बात समझ में आ गई, यहाँ पर समझ में आया यहाँ पर किस तरीके से करना है हमें, है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये है, इस तरीके से हमको करना होता है। ओके, तो ये है, अब देखते हैं अब क्या है, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ देखते हैं, द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर एंड पास्चन सीरीज विल बी, तो अब हमसे यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं रेशो लेना है हमको मिनिमम वेवलेंथ का और किसका, बाल्मर और पास्चन सीरीज का। तो बाल्मर सीरीज का मतलब ये है कि यहां पर बाल्मर सीरीज मतलब ये हम जानते हैं, या हमें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो पता कर लो, क्या कि बाल्मर जो है वो स्टेट होता है जहां पर जो हम बोल सकते हैं n=2 वाला जो स्टेट होता है, ये चीज वो होती है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल रहने वाला है, जो फाइनल ड्रॉप होने वाला है, वो कहां रहने वाला है 2 पर। और पास्चन के लिए यहां पर लाइमन बाल्मर पास्चन, यानी कि n=3 रहेगा, ठीक है। तो यहां पर जब ड्रॉप कर रहा है, जहां देखो बाल्मर सीरीज का मतलब है कि अपर एंड से कोई भी लाइन, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, तो जो लोअर स्टेट है वो कौन सी है, तो बाल्मर के केस में लोअर स्टेट जो है वो सेकेंड वाली होती है। तो ये चीज हो गई। और पास्चन मतलब जो होता है कि हम बोल सकते हैं जिसमें जो लोअर स्टेट है, जहां पर वो कूद रहा है इलेक्ट्रॉन, वो थर्ड क्या बोलते हैं शेल रहने वाला है, n=3 रहने वाला है। क्या बात समझ में? तो इतनी तो बात हमको बाल्मर और पास्चन से समझ में आती है। अब यहां पर वर्ड यूज हुआ है एक मिनिमम वेवलेंथ। तो मिनिमम वेवलेंथ, अब देखो यही चीजें हमको क्वेश्चन सॉल्व करके समझ में आती है कि हम किस तरीके से हम देखेंगे और क्या समझेंगे। यहां पर कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मिनिमम वेवलेंथ हमको कब मिल सकती है, तो मिनिमम वेवलेंथ हमको तब मिलती है, हमेशा ध्यान रखना कि जितना लंबा जंप होता है, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझना इस चीज को, और यही चीज हमको यहाँ पर सिखाएगी ये क्वेश्चन, और यही चीज हमको एनालाइज करना है, और यही चीज आगे किसी दूसरे क्वेश्चन में इसी टाइप के इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है भाई, यहां पर देखो जब भी जंप होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब भी ट्रांजिशन होता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, तो हम बोलते हैं कि एनर्जी का आदान प्रदान होता है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से ऊपर जाता है, लोअर से अपर जाता है, तो हम कहते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर से लोअर आ रहा है, तो यहां पर हम बोलते हैं एनर्जी रिलीज हुई। और जब भी हम बाल्मर पास्चन सीरीज की बात करते हैं, लाइंस की बात करते हैं, तो ये हमेशा ऊपर से नीचे कूदता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। तो जितना लंबा जंप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना लंबा जंप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ये हमको पता होना चाहिए। जितना लंबा जंप उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज।
अब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज, तो यहां पर हम प्लैंक के हिसाब से हम जानते हैं कि जितना एनर्जी जो होता है वो जितना ज्यादा रहेगा वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से। किससे प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी से। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वेवलेंथ के। यानी कि एनर्जी जितनी ज्यादा लंबी होगी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो एनर्जी मैक्सिमम कब हो सकती है? अब एनर्जी मैक्सिमम डिपेंड करता है जंप के ऊपर। तो हमको यह पता होना चाहिए कि जिसमें सबसे बड़ा जंप होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे मिनिमम होने वाली है। तो मिनिमम वेवलेंथ का मतलब है लॉन्गेस्ट जंप की बात हो रही है यहां पर, लॉन्गेस्ट जंप। तो लॉन्गेस्ट जंप कब हो सकता है बताओ? लॉन्गेस्ट जंप कब होगा? जब ये चीज इनफाइनाइट से कूद रहा होगा। सबसे लंबा जंप तो आ रहा होगा बिल्कुल इनफाइनाइट से लेकर 2 में। तो यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो ये तो n1 हो गया, n2 क्या होगा? n2 यहां पर इनफाइनाइट होगा और यहां पर भी n2 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो दो अलग अलग केस में हमको यहां पर एनर्जी वेवलेंथ जो है वो यहां पर समझ में आएगी, देखने को मिलेगी। और जो हम बोल सकते हैं कि जो उसका रेशो होने वाला है बाल्मर और पास्टन के लिए वो हमको निकालना है। तो हम जानते हैं यहां पर n1 और n2, ये चीज समझ में आई ना? कैसे हमको जज करना है, हाउ टू प्रेडिक्ट यहां पर कि n2 इनफाइनाइट है, और हाउ टू प्रेडिक्ट यहां पर n1 2 और n1 जो है 3 रहेगा, पास्टन के केस में 3, बाल्मर के केस में 2। तो ये चीज तो बाल्मर है तो 2, पास्टन है तो 3, समझ में आ गया। लेकिन n2 इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि हमसे बोला गया है मिनिमम वेवलेंथ के बारे में, और मिनिमम वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट जंप, और लॉन्गेस्ट जंप हमको समझ में आता है कि जब सबसे लंबा जंप हो रहा हो, इनफाइनाइट से हो रहा हो, तब हम देखेंगे। इस वजह से n2 हमको इनफाइनाइट लेना है। ठीक बात। तो अगर हम यहां पर फर्स्ट केस में देखें तो 1/λ जो रहेगा, 1/λ का जो फॉर्मूला होता है, इसको मैं लैम्डा बी बोल देता हूं। ठीक है, लैम्डा बी बाल्मर सीरीज को रिप्रेजेंट करता हुआ। तो यहां पर ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, जो आर होता है हमारा, आर क्या होता है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर। n1 कितना है बाल्मर के लिए? बाल्मर के लिए n1 स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, दैट इज इनफाइनाइट, हो जाएगा 0। और जो 1/λ ऑफ क्या बोलते हैं पास्टन होने वाला है p, वो रहेगा रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये चीज तो 0 हो जाएगी। तो यहां से ये चीज बनाएगा क्या? r/4, और ये क्या बनाएगा? r/9, ये बनाएगा r/9। अब हमको क्या चाहिए? रेशो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, यानी हमें लैम्डा बी अपॉन लैम्डा पी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड लैम्डा बी अपॉन लैम्डा पी, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा पी। ठीक है, हमें लैम्डा बी अपॉन लैम्डा पी निकालना है। तो देखो 1/λ आया r/4, यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि लैम्डा बी क्या आ जाएगा? लैम्डा बी इज 4/r, और 1/λ आया r/9, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं लैम्डा पी क्या आ जाएगा? 9/r। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं लैम्डा बी बाय लैम्डा पी कितना आ जाएगा? 4/r अपॉन 9/r, r कैंसिल हो जाएंगे, 4/9 इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4/9, और 4/9 क्या होगा? 4/9 कैसे देखेंगे हम? 4/9 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.94 36 है ना, 0.94 36, फिर 40, 9 4 36, अगेन 0.44 यहां पर आ जाएगा। आंसर इज गोइंग टू बी 4/9, दैट इज सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? किस तरीके से सोचना है, हाउ टू थिंक, है ना? तो ये है, बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया तरीके से क्लियर हो, और वो चीज क्लियर जब हम अप्लाई करेंगे उन चीजों को, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कर सकते हैं। ठीक बात समझ में आई? ओके, फिर क्या है? जैसे ये है द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n, l एंड m फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द क्लोरीन एटम इज। तो अब देखो यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें जानने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी है कि नहीं तुम्हें, कैसे देखते हैं, और उसके बाद ये चीज कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम मतलब कि अगर मैं क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। तो क्लोरीन 17 कैसे लिखा जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s4 और 3p5। ये है हमारा यहां पर क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, जिसमें अगर हम यहां पर देखें कि ये सब तो पूरे के पूरे पेयर्ड है, ऑल आर पेयर्ड। अनपेयर्ड की बात हो रही है, हमें अनपेयर्ड पता करना है, तो क्या होगा? 3p5 में से निकलेगा एक। तो 3p5 में हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा, और ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए क्या क्या पता करना है हमें? n, l और m।
N, L और M। तो N की वैल्यू यहां पर हो गई 3, है ना, L की वैल्यू यहां पर हो गई 1 क्योंकि P है, और M की वैल्यू यहां पर अब कुछ भी हो सकती है, -1, 0 और 1। तो यहां पर हम देख लेते हैं, देखो यहां पर कुछ भी हो सकता है। M की वैल्यू कैन बी एनीथिंग, -1, इधर -1 और 0 और +1, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहीं आएगा, वो तो हमने यहाँ पर बनाया है, तो इस वजह से इट कैन बी एनीथिंग। तो N और L तो यहाँ पर 3 और 1 हो गए, तो यहाँ पर वो चीज केवल इसके द्वारा जस्टिफाइड है, दैट इज C इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई ना बात कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि तुम इसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पा रहे हो और क्या पूछा गया है वो देख पा रहे हो। ठीक है, फिर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग। तो हमको यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है किसी एक सबशेल में। अब सबशेल जो डिफाइन होता है वो L से होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर L से हम यहां पर सबशेल को डिफाइन करते हैं। अब कोई भी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, वो चीज किस पर निर्भर करती है? वो चीज निर्भर करती है सबसे पहले तो कितने ओरिएंटेशंस हैं उसमें। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि वहां पर हम बोल सकते हैं कि एक सबशेल है, मान लो हमको कोई भी सबशेल दिया गया है, L की वैल्यू हमें कुछ भी दी गई है, तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स होते हैं एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? 2l+1 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ये पता है ना तुम्हें? ये चीज कैसे डिटरमाइन करते हैं? यहां पर देखो हमें पता है कि -L इस तरफ रहेंगे, 0 बीच में रहेगा और +L इस तरफ रहेंगी, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए? L + L + 1, तो यहां पर टोटल 2l+1 ऑर्बिटल्स हो गए, 2l+1 ऑर्बिटल्स हो गए। और हर एक ऑर्बिटल में यानी कि हर एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब 2l+1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 × 2l+1, 2 × 2l+1 दैट इज इक्वल्स टू 4l+2। यहां पर आंसर आ जाएगा 4l+2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की बात हो जाएगी, 4l+2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? A, 4l+2 इलेक्ट्रॉन्स, 2l+1 ऑर्बिटल्स और हर ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो 4l+2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? इस तरीके से हमको देखना होता है। फिर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस He+2He2+ प्लस इलेक्ट्रॉन विल बी कितना? तो देखो अब यहां पर क्या बोला गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमको हाइड्रोजन की यहां पर दी गई है, ग्राउंड स्टेट की ये चीज है, तो यहां पर हम देख सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो चीज यहां पर बोली गई है ये तो ग्राउंड स्टेट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जब इतना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2.18 × 10⁻18 है, लेकिन एनर्जी रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ He+ से He2+ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहां पर हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि देखो सबसे पहले तो ये भी आयोनाइजेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग आयोनाइजेशन, लेकिन किसका आयोनाइजेशन? He+ का आयोनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और He+ का आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम देखते हैं या हम किसी भी हम जानते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो बेसिकली होता है -E, है ना, ऑफ शेल, N शेल। ठीक है, तो यहां पर जो इसका फॉर्मूला है ना, क्यों माइनस क्यों होता है? क्योंकि इन जनरल हम जब आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो उसको इनफाइनाइट से कंपेयर करते हैं, E∞ - En। तो E∞ तो 0 होता है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट शेल पे होगा तो उसकी एनर्जी 0 होती है। तो इस वजह से ओवरऑल जो चीज बचती है वो बचती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली -En। और En जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? -2.18 × 10⁻⁻, क्या बोलते हैं, -18 जूल। ठीक है, ये तो जूल हो गया। और फिर जो क्या बोलते हैं वो होता है, जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो Z²/n² की होती है, Z²/n² की। तो हम जानते हैं Z², यहाँ पर Z की वैल्यू क्या है, यहाँ पर N, Z की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, और N जो है वो यहाँ पर फर्स्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका, तो Z² यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज -2.18 × 10⁻18। अच्छा, माइनस ऑफ माइनस है तो यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस ऑफ माइनस यहाँ पर लगेगा, तो इट इज -2.18, तो टोटल प्लस हो जाएगा ये। तो 2.18 × 10⁻18 Z², Z है यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी यहाँ अपॉन N कितना है? N यहाँ पर 1 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। N यानी कि यहाँ पर 1 ही होने वाला है ना, ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट में N की वैल्यू क्या होगी? 1। तो वही चीज है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये
z स्क्वायर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 कर रहे हैं क्योंकि z यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 8 4 से 32 है ना, 4 इंटू 8 32, 3 4 1 4 और 3 7, ठीक है, 4 2 8, तो 8.72 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ये इसका यहाँ पर आंसर रहेगा 8.72 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया है बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर z की जगह हमको 4 रखना था, दैट्स इट, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि कैसे करना होता है। ठीक है ना, चीज समझ में आई यहाँ पर, है ना। ओके, फिर क्या है, देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, है ना। यहाँ पर n इक्वल टू 4 और m इक्वल टू माइनस हाफ, मतलब हमको n डिफाइंड है और m डिफाइंड है, n डिफाइंड है और m डिफाइंड है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये पूछा गया है। तो n की वैल्यू 4 है, अगर देखो n की वैल्यू अगर 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, l की वैल्यूज हो सकती है 0 1 2 3, है ना, है ना, है ना। तो n अगर 4 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है 0 1 2 3, यानी कि ये हो सकता है s, ये हो सकता है p d और f। हम जानते हैं कि s में एक ही सब शेल होता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, d में यहां पर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, तो 7 ऑर्बिटल्स यहां पर रहेंगे, है ना। टोटल कितने यहां पर ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 1 + 3 + 5 + 7, तो ये चीज हो जाएगी यहां पर कितनी, 16, है ना। 16 ही आना चाहिए क्योंकि n स्क्वायर होता है, मैं तुम्हें डायरेक्ट भी बता सकता हूं n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 3 और 1 4, 5 4 9, 9 7 16, तो यहाँ पर 16, तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स हो गए, 16 ऑर्बिटल्स हो गए। अब 16 ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट ध्यान रखना, 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्स, हर एक में 2, लेकिन हर एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसमें एक प्लस हाफ वाला होगा, एक माइनस हाफ वाला होगा। लेकिन हमें तो केवल स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि हमें तो सिर्फ एक ही माइनस हाफ वाले ही चाहिए। तो माइनस हाफ वाले कितने होंगे, 16 ही होंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ms इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो 16 हैं, सो इन 32 में से 16 इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ वाले होंगे और बाकी 16 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाले होंगे, है ना। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं, ये चीज समझ में आई ना। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा 16, डी इज द आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आई, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम में जिनका n इक्वल टू 4 और ms इक्वल टू माइनस हाफ हो सकता है। तो हमने देखा n इक्वल टू 4 है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर 4 सबशेल हैं और 4 सबशेल हैं, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसका जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ रहे हैं वो कितने आ जाएंगे, 16 ऑर्बिटल आ जाएंगे। और हर ऑर्बिटल में जो एक ही स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं वो 16 ही रहने वाले हैं। तो इस वजह से आंसर इसका 16 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ, है ना। फिर क्या है, अ टेबल टेनिस बॉल हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, बोले सर फिजिक्स आ गई, सर फिजिक्स आ गई, सर हम केमिस्ट्री देख रहे थे। तो देखो, टेबल टेनिस बॉल हैज अ मास ऑफ m, यहाँ पर 10 ग्राम है, स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर ये मास दिया गया है हमको, ये वेलोसिटी दी गई है ना। स्पीड can be measured within an accuracy of 10%. What is the uncertainty in the speed and the position respectively? तो हमें यहाँ पर ये जो 10% दिया गया है, what is this? This is delta x दिया गया है हमको, परसेंट है ना, accuracy, the speed नहीं, delta v दिया गया है। एक्चुअली डेल्टा v ये नहीं है, डेल्टा v हम निकालते हैं कैसे, 10% की हमको एरर दी गई है। तो अब देखो कैसे हमको यहाँ पर डेल्टा v निकालना है। अब ध्यान से देखो, तो डेल्टा v, पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि हाइजेनबर्ग का क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कैसे देखेंगे, अब 100 है ना यहाँ पर, तो हम जानते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है, डेल एक्स इंटू डेल वी या डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। लेकिन जब हम v के टर्म्स में देखते हैं तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। ठीक है, ये चीज है। तो ये तो बात हो गई। अब हमारे पास m अवेलेबल है, हमारे पास v अवेलेबल है, डेल्टा आ जाएगा, हमें निकालना है डेल्टा x और डेल्टा v दोनों ही निकालना है। तो डेल्टा v तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, डेल्टा v क्या हो जाएगा, इट इज v इंटू द परसेंटेज एरर, है ना, एरर।
तो यहां पर हम जानते हैं इट इज नथिंग बट 100 मीटर पर सेकेंड इनटू एरर कितना है 10%, यानी कि 0.1। 10% का मतलब क्या होता है 0.1, 10% 0. तो ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो डेल्टा वी इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा वी तो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आ गया है ना। तो हमारा डेल्टा स्पीड में अनसर्टेनिटी निकालनी थी, तो इन दोनों में से आंसर होगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हमको एक बार ये चीज आ गई डेल्टा वी, तो हम यहाँ पर डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके। तो डेल्टा एक्स इज इंटू 10 इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, एच की वैल्यू अपॉन 4 पाई एम, 4 इंटू पाई बोले तो सर 22/7 पढ़ा है हमने। ठीक है, वो लगा लो। एम हमको दिया गया है 10 ग्राम। ठीक है, ये 10 ग्राम। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां पर देखी। अब एक काम करते हैं, ये 6.626 को अप्रोक्सीमेटली 6.6 ही मान लेते हैं। बोले सर तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो डेसिमल है ना 6.6 का, ये जब हटेगा तो यहाँ पर एक 100 आ जाएगा। ये डेसिमल हटा तो यहाँ पर 0 आया। अब हम जानते हैं 22 3 जा 66 होता है ना, तो ये हो गया। अब 7 3 जा 21, यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट 21, क्योंकि 7 डिनोमिनेटर में था, वो ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएगा। बाय 4 यहाँ पर वैसा का वैसा है, इनटू ये 10 की पावर माइनस 34 है, और यहाँ पर 100 और चला गया तो 10 की पावर माइनस 2 और हो गया यहाँ 10। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज आ गई। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक चीज और है यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर ये 10 ग्राम है, लेकिन ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है उसकी, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है। तो किलोग्राम के लिए आपको 10 की पावर माइनस 3 भी करना था, तो इस वजह से यहाँ पर इंटू 10 की पावर माइनस 3 होगा, और फिर ये 10 की पावर माइनस 3 जो है ऊपर जाकर के 10 की पावर प्लस 3 बना देगा, तो इट विल बी 10 की पावर प्लस 3। ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहां से कुल मिला के जो बात आई वो यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लो। अच्छा, ये बाय 10 यहाँ पर, ये बाय 10 यहाँ पे आएगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज डिवाइडेड बाय 10 यहाँ पर, क्योंकि ये चीज बचेगी डेल्टा एक्स। ठीक है, ये जो इंटू 10 था यहाँ जाके डिवाइड में हुआ 10, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये 10 की पावर माइनस, ये 10 था, ये 10 की पावर माइनस 2 था, तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। और ये 10 की पावर 3 कैसे आया था, ये जो 10 की पावर माइनस 3 हमने यूनिट कन्वर्जन किया था, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया था, तो इस वजह से ये चीज थी, और इस वजह से 10 की पावर प्लस थी, और ये चीज आपस में कैंसिल हो जाएगी। अल्टीमेटली 10 की पावर माइनस 34 ही बचेगा। और हम यहाँ देख सकते हैं इट इज व्हाट 21/4, मतलब 4 कितने जा 4 5 जा 20, तो 5 पॉइंट समथिंग 5.25 के आसपास रहेगा। तो 5.25 इंटू 10 की पावर माइनस 34, यानी कि वही क्लोजेस्ट आंसर हमारा ये आया। बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बात, इस तरीके से हमको यहां पर करना है। ओके, तो ये हम समझ गए। फिर देखें जरा, फॉर द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, हमको ये बताना है। डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, क्या डी ऑर्बिटल जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन अफोर्ड कर सकता है क्या? नहीं, 10 कर सकता है बस, है ना। द सेकेंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कैन हैव 2 सब शेल्स एंड कंटेन्स अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। देखो भाई, सेकेंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल मतलब n इक्वल टू 2, और n इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पर s है और एक p है, s में 2 और p में 6, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं टोटल 8 आ सकते हैं। बिल्कुल, द सेकेंड प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कैन हैव मैक्सिमम 2 सब शेल, बिल्कुल सही बात है, एक s और एक p, एंड कंटेन्स द मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है ये, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। द m एनर्जी लेवल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स, KLM, तो KLM मतलब KLM, तो K में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पर 2 ही आएंगे। L में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, और इसमें कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं भाई, 18 होगा, तो 32 नहीं होगा, 18 होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 4s सब एनर्जी लेवल is at the higher energy than 3D सब एनर्जी लेवल। क्या 4s की एनर्जी 3D एनर्जी से ज्यादा होती है? तो देखो यहां पर अगर देखें n+l रूल, तो n+l होता है 4+0, और 3D का होता है यहां पर 3+ क्या बोल सकते हैं 0 1 2। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं 3+2, यहां पर हो गया 5, और ये हो गया 4s इसको 4+0 दैट इज इक्वल्स टू 4, और यहां पर आ गया
5। तो 4s जो है वो कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी का है, ना कि हायर एनर्जी का, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा बी रहेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखो किस तरीके से खेल रहा है वो लैंग्वेज के साथ, हमको समझ में आना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ Cu प्लस द नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाइड सब शेल्स, है ना, शेल्स ऑक्यूपाइड सब शेल्स filled orbitals and unpaired electrons respectively are Cu प्लस, है ना। तो Cu प्लस हमको यहाँ पर देखना है, तो हम जानते हैं Cu का यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, Cu प्लस का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर जो है ये 29 नंबर का होता है ना, 29 है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब भी है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p6 फिर 4s2 और उसके बाद फिर 3d10, नहीं 3d10 तो रहेगा, लेकिन बात यह है कि यहाँ हमको 29 करना है, तो 29 के लिए यहाँ 4s1 3d10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4s1 3d10, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पर हमारा 29 का। लेकिन बोला गया है प्लस, तो प्लस के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4s वाला, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये नहीं रहेगा, 4s नहीं रहेगा। तो अब हमसे पूछा गया है कितने शेल्स ऑक्यूपाइड हैं, तो ध्यान रखना 4 जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं शेल्स जो ऑक्यूपाइड हैं वो तो यहाँ पर 3 ही है, 1s है ना, 1 का है, 2 का है और 3 का है, तो 3 शेल्स आर ऑक्यूपाइड। सब शेल्स कितने ऑक्यूपाइड हैं, तो सब शेल्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक है 1s का सब शेल, ठीक है, एक ये s सब शेल है, तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड 6, तो 6 सब शेल्स ऑक्यूपाइड हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 6 सब शेल्स ऑक्यूपाइड है। फिल्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, कितने ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सारे ही ऑर्बिटल्स जो हैं वो यहाँ पर, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल है, इसमें भी एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, इसमें एक ऑर्बिटल है, p में 3 ऑर्बिटल है और d में 5 ऑर्बिटल हैं, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6 और 3 9 और 5 14, तो 14 हो जाएंगे यहाँ पर फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है, 14 ऑर्बिटल्स फिल्ड है यहाँ पर। एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई सा नहीं है क्योंकि सारे के सारे फिल्ड हैं, यहाँ पर Cu प्लस की बात हो रही, तो 0 हो जाएगा वो, है ना, तो इट इज 0, तो 3 6 14 0 इज द आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर इसका C रहने वाला है। समझ गए, तो इस तरीके से हमको यहाँ पर करना है। आई होप कि कैसे हमको क्वेश्चन को पढ़कर समझना है, क्या पूछा गया है और उसको डिटरमाइन करना है। समझ में आई बात। फिर क्या है, in Bohr series of the lines of the hydrogen spectrum, the third line from the red end correspond to which one of the following interorbit jump for the electron of our Bohr orbit in an atom of hydrogen। तो यहां पर अब देखो क्या बोल रहा है, पढ़ो समझो लाइन को, क्या बोल रहा है। अब देखो यहां बोल रहा है थर्ड लाइन, एक तो इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, थर्ड लाइन, ठीक है, बोहर सीरीज लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थर्ड लाइन और फ्रॉम द रेड एंड। अब रेड एंड का मतलब क्या है, रेड है, रेड मतलब विजिबल रेंज में आ रहा है और विजिबल रेंज में बाल्मर सीरीज ही आती है, और बाल्मर सीरीज जो है वो चीज इंडिकेट करती है कि ये कहां पर कूद रहा है, n इक्वल टू 2 पर कूद रहा है। n1 जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। और अब बताओ थर्ड लाइन का मतलब क्या होगा, थर्ड लाइन देखो जो जस्ट ऊपर से आ रही होती है वो फर्स्ट लाइन होती है, जो उसके ऊपर से आ रही होती है वो सेकंड लाइन होती है, और उसके ऊपर से आ रही होती है वो थर्ड लाइन होती है। यानी कि अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के जस्ट ऊपर वाला होता है 3, तो ये हो जाएगी फर्स्ट लाइन। 2 पर कूदने वाली जो 4 से आ रही है वो होती है इसकी सेकंड लाइन। और जब हम बात करते हैं थर्ड लाइन की तो वो क्या होगी, 2 पर तो कूदेगा लेकिन कहां से, 5 से, तो 5 से 2 वाला जो जंप होगा वही हमको ये चीज क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा है। आंसर इसका बी रहने वाला है। समझ में आया। 2 कैसे डिसाइड किया, रेड एंड से। रेड एंड मतलब विजिबल रेंज, विजिबल रेंज होती है बाल्मर में, इस तरीके से हमको सोचना होता है। समझ में आई ना बात। ये है क्वेश्चन की लैंग्वेज का अंतर, ठीक है। तो यही सारी चीजें तो सीखने को मिलती है हमको टेस्ट सीरीज के दौरान, जब हम देखते हैं हमको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। नहीं ये होता है यहाँ, ठीक है। फिर देखें
In a hydrogen atom, if the energy of an electron in the ground state is minus 13.6 electron volt, then that in the second excited state is what? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया, देखो क्या पूछा गया है, एनर्जी ग्राउंड स्टेट में तो माइनस 13.6 है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, अब देखो ये वर्ड्स, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हमको N2 क्या लेना है, N2 यहाँ पर क्या आएगा बताओ, देखो ग्राउंड स्टेट है तो N1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, लेकिन N2 क्या होगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं देखो N1 तो हमको N2 और N1 तो निकालना भी नहीं है, हमें तो सिर्फ डायरेक्टली N का ही निकालना है, तो हमको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब पता होना चाहिए बस। तो देखो जो पहली जो एकदम जो अनएक्साइटेड स्टेट होती है उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है वो जस्ट ऊपर वाला होता है, ठीक है, यानी कि n = 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज n = 3, है ना। तो यहां पर हमसे बोला है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, समझे कैसे। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज जस्ट ऊपर वाला, और उसके सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब उसके और ऊपर वाला, ये चीज हमको देखनी है। तो n = 3 रहेगा, तो इन हाइड्रोजन में द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज इतना 13.6, तो हमको बताना है सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, तो वो कितनी हो जाती है बताओ, En यहाँ पर क्या हो जाएगा, -13.6 Z²/n² होता है, यही फॉर्मूला है। Z हमको पता है हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होता है, n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, -13.6 × 1/9 है ना, 3 का स्क्वायर 9, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा कितना, -1 पॉइंट समथिंग, तो कहीं आ रहा है -1 पॉइंट समथिंग, ये रहा आंसर ए, तो -1 पॉइंट समथिंग। इस तरीके से हमने आसानी से कर लिया, ठीक है ना, बात है कि नहीं, बस ये है। If the Planck's constant is h = 6.6 × 10⁻³ joule second, the de Broglie wavelength of a particle having momentum of 3.3 × 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड विल बी क्या। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम ऑफ इतना, मोमेंटम हमको दिया गया है, तो डी ब्रॉगली, तो लैम्डा = h/p होता है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखो ये भी एसआई यूनिट में है, केजी मीटर पर सेकंड में, हमें निकालना क्या है, सिंपली वेवलेंथ निकालनी है हमको, सब कुछ दिया गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाएगा, -34/3.3 × 10⁻24। तो यहाँ से ये 2 टाइम्स कटेगा और ये यहाँ पर ऊपर जाके -10 टाइम्स काट देगा, तो ये हो जाएगा 10⁻10, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻10 यहाँ पर वेवलेंथ आ जाएगी, 2 × 10⁻10। और क्या होता है 10⁻10, ये तो आएगा देखो सब ऐसा यूनिट में, तो ये मीटर में आ जाएगा, और 10⁻10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, मतलब 2 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम ही हमारा आंसर होगा, आंसर इसका सी होगा, सिंपल एज दैट। ओके, तो ये चीज हमने आसानी से कर ली है। ओके, फिर क्या है, फॉर द एजिमुथल क्वांटम नंबर L = 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी कितना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L = 3 है अगर, तो कितना हो सकता है भाई साहब, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन L = 3, L = 3 मतलब कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, है ना, यहाँ पर f सबशेल की बात हो रही है, f सबशेल की, नॉट ऑर्बिटल, f सबशेल की। कैसे, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, तो f सबशेल, और f सबशेल में होते हैं 7 ऑर्बिटल, और 7 ऑर्बिटल में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर होगा 14 इलेक्ट्रॉन, सिंपल एज दैट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 14। क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन, ये चीज कब हो सकती है भाई, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन हमको तब मिलता है जब हमारा जंप स्मॉलेस्ट हो, जंप स्मॉलेस्ट हो, ठीक है, स्मॉलेस्ट जंप पर हमको लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन मिलेगा। हमने बात करी थी कि जिसमें एनर्जी सबसे कम किसमें रहेगी, एनर्जी सबसे कम रहेगी जिसमें जंप सबसे छोटा होगा, और मैक्सिमम कब रहेगी, जब सबसे लंबा जंप रहेगा, जितना लंबा जंप उतनी ज्यादा एनर्जी, तो यहाँ पर जितना स्मॉलेस्ट जंप होगा तो उतने ही लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन रहेगा। तो स्मॉलेस्ट जंप, और ये हमको देखना है, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो स्मॉलेस्ट जंप यहाँ पर हो सकता है, देखो 6 से 1 तो बड़ा जंप है, 5 से 4, यहाँ पे 6 से जंप 5 का जंप हो गया, 5 से 4 का 1 का जंप हुआ, 6 से 5 का भी 1 का जंप है, 5 से 3 का 2 का जंप है, तो ये और ये तो नहीं होने वाले। अब बात आती है इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे कि छोटा जंप कौन सा है,
तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि ऐसे में हमें सेकंड चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए यहां सीखने को मिलेगी, और वो ये कि यहां पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, अगर ग्राउंड स्टेट यहां पर है और ये जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे डिफरेंस जो होगा वो कम होता जाएगा, डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा, सक्सेसिव एनर्जी गैप जो है वो कम होते जाएंगे। तो ऐसे केस में हम यहां पर ये डिसाइड करेंगे कि जो 6 से 5 वाला जंप है और 5 से 4 वाला जंप है, तो ये भी एक का जंप है, ये भी एक का जंप है, लेकिन जो डिफरेंस है ना एनर्जी में वो 6 और 5 के बीच में सबसे कम होने वाला है। जो सबसे छोटा जंप बेसिकली कौन सा है, सी वाला, 6 to 5 वाला। समझ में आई बात? तो सबसे पहले तो हमको सबसे छोटा जंप चुनना है। सबसे छोटा जंप चुनने के लिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। तो 1 से 2 में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, फिर कम होता होता जाएगा। तो हम जानते हैं कि 6 से 5 जो एनर्जी गैप रहेगा वो छोटा रहने वाला है 5 से 4 के मुकाबले। ऐसे देखना है। तो ये चीज है, आंसर इसका सी रहने वाला है। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन इज गिवन एज। तो ये देखो ये PYQ है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं भाई। तो यहाँ पर ये चीज हम देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्ग्स पर मोल इज गिवन एज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं H हमको दिया गया है अर्ग्स में, C दिया गया है हमको 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड में, और Na दिया गया है हमको ये। तो देखो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है, तो हम जानते हैं E जो होती है वो NH न्यू के बराबर होता है। ठीक है, NH न्यू के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। और न्यू जो होता है वो होता है क्या बोल सकते हैं हम, C/λ होता है। तो C/λ यहाँ पर हम देख लेंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू N × H न्यू, ये चीज हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फोटोकेमिकल। तो यहाँ पर जो है एब्जॉर्ब कितनी हो रही है, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज गिवन एज। तो एनर्जी एब्जॉर्ब यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर दी जाएगी, तो हम जानते हैं इट इज नथिंग बट NH न्यू, और वी कैन से दैट N × HC/λ। करेक्ट, N × HC/λ। तो अब वेवलेंथ हमको दिया नहीं है तो लैम्डा को लैम्डा ही रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन में भी लैम्डा की ही डिमांड है। और फिर उसके बाद N जो है वो यहाँ पर हम जानते हैं N, यानी कि क्योंकि पर मोल में देखना है तो पर मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, 6.02 × 10⁻23। तो हो जाएगा 6.02 × 10⁻23 इंटू H कितना है यहाँ पर 6.6 × 10⁻27 में रखेंगे हम इसको अर्ग्स को। और इसलिए क्योंकि हम स्पीड भी जो लेने वाले हैं वो इसकी 3 × 10⁻10 रखने वाले हैं, 3 × 10⁻10 यहाँ पर रखेंगे और डिवाइड बाय लैम्डा हो जाएगा। तो बस यही चीज हमारा आंसर रहेगा। तो 23 + 10 इज गोइंग टू बी 33, 33 - 10 27 is going to be equal to 33 - 27 is going to be equal to 10 की पावर माइनस 10 की पावर 33 - 27 6 10 की पावर 6, यस। तो हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू, अब यहाँ देखें जरा 6 × 6.6 × 3। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 6 ले लेता हूँ, इसको 7 ले लेता हूँ लगभग, और ये 3 हो जाएगा। तो 7 3 21 × 6, तो 21 × 6 is 6, 21 × 6 3 2 है ना 6, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये 7 3 21 1 2 6 1 6 और 6 2 12 126 के आसपास यहाँ पर लगभग इंटू 10 की पावर 6 करना है हमें। तो इसके आसपास कोई आंसर हमको दिख रहा हुआ है क्या? यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मैं देखूं इसको मैं 1.26 कर देता हूँ, 2 डेसिमल खिसकाता हूँ तो 1.26 रहेगा। 1.26 के लिए मुझे यहाँ पर इंटू 10 यानी कि हम बोल सकते हैं 10 की पावर 8 करना पड़ेगा यहाँ। तो अब इससे करीब आंसर कौन सा है? अपॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1.26 के आसपास यही है, 1.196 इंटू 10 की पावर 8 बाय लैम्डा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये समझ में आया बात कैसे किया हमने? तो अप्रोक्सीमेशंस किए हैं, थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन। हमने इसको 7 मान लिया तो 7 3 21 हो गया, 21 इंटू इसको 6 मान लिया तो ये लगभग 126 आएगा, जिसको हमने 1.26 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 2 इस 10 की पावर 6 के साथ मिल करके 10 की पावर 8 हो गया और हम यहाँ पर आसानी से निकाल लिए। समझ में आई बात कि नहीं? कैलकुलेशंस भी सिखाता है ये, है ना। टेस्ट सीरीज जो है हमको यहाँ पर जब टाइम फ्रेम में है, हमको उसी टाइम फ्रेम में करना है, तो किस तरीके से हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी अप्रोच करें वो चीज भी हमको यहाँ पर सीखने को मिलती है क्वेश्चंस में। एक अप्रोच देखने को मिलता है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड हाइड्रोजन इज। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो 2p ऑर्बिटल में बेरिलियम को अगर देखेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इन सब में, हाइड्रोजन में, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई बेरिलियम जो है वो यहाँ पर 2s उसका ऑक्यूपाइड है यहाँ पर, है ना, और मैग्नीशियम का साइज बड़ा होता जा रहा है, बेरिलियम मैग्नीशियम यहाँ पर, है ना, हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हम बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम देखेंगे, देखो एनर्जी ऑफ 2p को हम यहाँ पर देखते हैं, और हाइड्रोजन जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इधर पे कहीं है। तो है हाइड्रोजन के पास वैसे देखा जाए तो सेकेंड शेल है नहीं, लेकिन अगर हम उसके देखें उसकी जो अवेलेबिलिटी को और उसकी जो एनर्जी देखेंगे हम, तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जब हम यहाँ पर देखेंगे तो वो चीज़ कैसे देखेंगे हम, वो ऐसे देखेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पेनिट्रेटेड है ना, उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा अंदर की तरफ है, खिंची हुई है, ज़्यादा पेनिट्रेटेड फॉर्म में है। तो उसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, बेरिलियम का यहाँ पर कितना होता है यहाँ पर 1 2 3 4, है ना, फिर मैग्नीशियम का होता है 12 और कैल्शियम का होता है 20। तो जब हम देख रहे हैं कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, यानी अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और यानी कि उसका Z बढ़ता जा रहा है, उसकी जो अट्रैक्शन है किसी भी सब शेल में, किसी भी शेल में वो ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, उतना ज्यादा अपने पास खींच के रखेगा वहां। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो ये है कैल्शियम है वो 20 वाला है ना, तो इसके पास सबसे ज्यादा Z है जो उसी शेल को ज्यादा अंदर की तरफ खींच के रखेगा। तो देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सभी 2p की ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो ये 2p ऑर्बिटल को ज्यादा अच्छे से कौन पकड़ के रखेगा अपने पास, सीधी सी बात है कि यहाँ पर जिसके पास Z की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि वो चीज उसको ज्यादा स्टेबल रख रहा है, ज्यादा स्थिर रख रहा है, ज्यादा कहीं इधर उधर जाने नहीं दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 2p ऑर्बिटल जो रहेगा इसके केस में सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, है ना, और सबसे कम इसमें रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर स्टेबल ज्यादा है तो उसकी एनर्जी सबसे कम है। हमें पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी का एनर्जी से एकदम उल्टा रिश्ता चलता है, तो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा है एनर्जी उतनी कम है। तो हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम के केस में एनर्जी सबसे कम रहने वाली है और हाइड्रोजन के केस में सबसे ज्यादा एनर्जी रहने वाली है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा हाइड्रोजन देन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो आंसर इसका सी रहने वाला है। समझ में आई बात। तो विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर जो एनर्जी है या हम जो स्टेबिलिटी है उस सब पर्टिकुलर सबशेल की वो बढ़ती जाती है, क्योंकि उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है, Z बढ़ता जा रहा है। समझ में आई बात। फिर for a system having the electrons in different orbitals, the correct order of the energy of the orbital is। तो यहाँ पर हमें बस सिंपली ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमको अगर एनर्जी लेवल में कंपेयर करना है तो हम यहाँ पर n+L रूल लगाते हैं। तो n+L रूल ये कहता है कि जिसका n+L की वैल्यू छोटी उसकी एनर्जी छोटी। तो अगर हम 4f के लिए देखें तो 4f में यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3 = 7। फिर अगर हम देखते हैं 5p के लिए तो 5p के लिए हो जाएगा 5 + 1 = 6। फिर अगर हम देखें 6d के लिए तो 6d 6 + 2 = 8। और फिर 7s के लिए अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा 7 + 0 = 7। ठीक है, तो ये चीज है। तो सबसे छोटी एनर्जी किसकी होगी, 5p की। तो 5p सबसे छोटा वाला। देन कम्स यहाँ पर 6 के बाद 7 में यहाँ दो लोग हो रहे हैं, एक 4f और एक 7s। तो 4f और 7s में किसको चुना जाएगा, जिसका यहाँ पर n की वैल्यू छोटी होगी। टाई के केस में हमेशा ऐसा ध्यान रखना, जब टाई हो जाए तो हमको वो देखना है कि जिसकी n की वैल्यू छोटी है। n की वैल्यू छोटी किसकी, इसकी 4f। तो 4f की एनर्जी यहाँ पर सेकंड नंबर पर आएगी, तो ये चीज आएगा, फिर 7s आएगा, फिर 6d। आंसर इसका बी रहने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई है ना। इस तरीके से हमको देखना होता है। फिर व्हाट विल बी द करेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni2+। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाता है √of n × n+2 से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितना यहाँ पर होने वाला है Ni2+ में। अब निकल जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 28। तो 28 है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं निकल का है ना, तो निकल का 28 है, Ni का 28। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आर्गन 4s2 3d8। लेकिन जब हम बात करते हैं 2+ की, तो 2+ में ये 4s2 हटाने पड़ेंगे, तो 3d8 है। अब 3d8 का अगर हम देखें
तो ये 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2 हो गई। तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, तो हो जाएगा 2√2। कितना आ जाएगा ये 2√2 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका ए रहेगा। समझ में आई बात। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 से निकाला जाता है। समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। फिर क्या है, identify the correct statement from the following 5f orbitals contain 1 radial node and 3 angular nodes। तो देखो 5f है, तो 5f के लिए हम यहाँ पे कैसे रेडियल और एंगुलर नोड्स निकालते हैं, रेडियल नोड्स निकाले जाते हैं n-l-1 से। तो n-l-1 यानी कि हम बोल सकते हैं 5f है ना, 5 माइनस l की वैल्यू होती है 3 माइनस 1 इक्वल टू 1 है ना, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 रेडियल नोड तो सही है, लेकिन 3 एंगुलर नोड्स तो सिर्फ l से दिए जाते हैं और l की वैल्यू है यहाँ पर 3, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो ये भी सही है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट यहाँ पर। समझ में आई बात। फिर क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन 6d ऑर्बिटल विल बी 5। तो 6d जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला होता है n-1 है ना, n है यहाँ पर 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। तो ये बात भी एकदम सही है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट यहाँ पर। 4f सबशेल कंटेन्स 5 ऑर्बिटल्स। 4f सबशेल जो है वो 5 ऑर्बिटल नहीं 7 ऑर्बिटल्स कंटेन करेगा, f है ना, तो f के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। The quantum number n, l and m arise as a natural consequence in the solution of Schrodinger's equation। यहाँ पर n, l और m जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही, n, l और m जो है हम Schrodinger's equation से डिराइव करते हैं। जो s है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटम नंबर होता है, तो ये बात भी सही है। तो जो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हैं 1, 2 and 4। 1, 2 and 4 मतलब C इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई यहाँ पर, है ना। तो अच्छी चीजें यहाँ पर कवर हुई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय यूवी लाइट्स ऑफ wavelength 5000 angstrom from the metallic surface for which the threshold wavelength is 7000 angstrom, the kinetic energy of the ejected photon is। तो अब ये कौन सा क्वेश्चन है भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो हमको यहाँ पर ये दिया गया है कि कौन सी इंसिडेंट लाइट हुई है यहाँ पर, ठीक है। इंसिडेंट लाइट हम जानते हैं, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये चीज रहती है। तो एच न्यू के लिए हम यहाँ पर जानते हैं इट इज नथिंग बट एच सी बाय लैम्डा दिया गया है ना, एच सी बाय लैम्डा दिया गया है यहाँ पर, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, और हमको यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। तो देखो एक और चीज सीखो यहाँ पर, जब हमको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी गई है ना, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसे हम बोलते हैं एच सी बाय लैम्डा की जगह हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं 12400 बटा लैम्डा। तो बस अंतर ये होता है कि इससे जो आंसर मिलता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाता है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ जूल्स में, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फर्दर फिर जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, वो हम करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि एंगस्ट्रॉम में दी गई है तो चीजें आसानी से होंगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 12400 बटा लैम्डा माइनस 12400 अपॉन लैम्डा नॉट, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं 12400 इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, 1 अपॉन 5000, लैम्डा कितना है 5000 माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट 7000, ये एंगस्ट्रॉम में है ना, सीधा सीधा एंगस्ट्रॉम में हम यहाँ पर वैल्यूज रख सकते हैं। तो ये चीज हमको जो है 2 0 से 2 0 यहाँ पर काट तो देगा, ये देगा यहाँ पर 70 में से 50, 70 माइनस 50, 20 अपॉन 70 इंटू 50, तो हो जाएगा 124 इंटू 70 माइनस 50 इज 20 अपॉन 70 इंटू 50, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर है ना, तो ये हो गया यहाँ पर 70 50 2 है ना 235, फिर हम देख सकते हैं 124, तो ये हो जाएगा 7 5 35 350, और 124 इंटू 2 इज 248 अपॉन 350, 7 5 35 350, तो ये चीज आएगी काय में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन हमें चाहिए ये काय में, जूल्स में। तो 248 अपॉन 350 इंटू हम क्या करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कर देते हैं, तो ये चीज जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया क्या किया हमने, बस
तो ये चीज़ अगर हम अप्रॉक्सीमेशंस देखें इसके थोड़े बहुत, तो यहाँ से हम करते हैं इसको, यहाँ से 10 लगाते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ होने के बाद हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये 16 से कटेगा अगर, या 248 है ना, तो हम यहाँ पर 35 अप्रॉक्सीमेशन अगर देखें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये 16 2 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32 बचे 330, 16 अप्रॉक्सीमेटली 22 के आसपास ही मान लेते हैं इसको, ठीक है, कि 32 44, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 22 ही मान लो इसको, जस्ट इन केस अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि 10 आया, यहाँ पर हमने 16 2 ज़ा 32 किया, फिर 2 ज़ा 32 किया तो 3 कैरी ओवर हुआ 30, लेकिन 16 2 ज़ा 30 तो नहीं होता है, 16 2 ज़ा 32 ही मान लेते हैं, इसलिए 22 के अप्रॉक्सीमेट हमने यहाँ पर कर लिया है। तो लगभग 22, और लगभग 22 मतलब कि हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कितने टाइम्स कटेगा, 222 क्या बोल सकते हैं 22 10 ज़्यादा 220 हो जाता है, और 220 में फिर और 22 जोड़ते हैं अगर हम, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट विल बी 1 220 या 10 11 पॉइंट समथिंग, तो 11 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा, और 11 पॉइंट समथिंग है तो यहाँ पर अगर हम देखें उसको 10 से काटेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -19, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर सी ही आएगा, 1 इंटू 10 की पावर -19 इज गोइंग टू बी अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये चीज़ हमको इस तरीके से जब हम करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो हमारे सॉल्व होते हैं कि ये किस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। समझ में आई बात कि यहाँ पे पहले क्या किया हमने, फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो क्लियर होना चाहिए, फिर हमने देखा कि hc/λ और hc/λ से यहाँ पर करके देखा, तो यहाँ से पहले हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकाला और उसके बाद 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, आंसर इसका सी रहेगा। फिर द रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले एनर्जी के लिए कौन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, लार्जली डिटरमाइंड बाय एन। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द साइज ऑफ एन एटम, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि साइज हमको जो है एटॉमिक ऑर्बिटल का ये पता चलता है किसके द्वारा, एन के द्वारा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों ही अपने आप में सही स्टेटमेंट है ना। लार्जली तो एनर्जी भी हमको उससे पता चलती है और साइज भी हमें उससे पता चलता है, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर असर्शन और रीजन जो है वो दोनों ही अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि असर्शन भी यहाँ पर वो सही कह रहा है और रीजन भी जो है वो यहाँ पर सही है, बट दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से ये है ना, दोनों अपने आप में एक्सक्लूसिवली सही स्टेटमेंट है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि असर्शन एंड रीजन दोनों सत्य हैं, लेकिन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं बी, ओके। फिर क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 1 किलोग्राम इसका मास दिया गया है, देखो किलोग्राम है यानी कि ऐसा यूनिट है, इसकी स्पीड है वेलोसिटी v, और डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लैम्डा दिया गया है ऑफ द पार्टिकल, है ना, लैम्डा ऑफ द पार्टिकल यहाँ पर हमको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लैम्डा क्या बोलते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, h/mv यहाँ पर। तो लगाएंगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन मास 1 kg 1 इंटू वेलोसिटी 100, दैट्स इट। तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, -36 हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 की पावर -36 मीटर। बी इज द आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल से हमने कर लिया है। फिर द 3D ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल द 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस में कौन यहां पर देगा। तो ये चीज हम जानते हैं कि एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डबल डंबल होते हैं, लेकिन ये किसी एक प्लेन में ही यहां पर रहते हैं, या तो एक्स वाई में होंगे या वाई जेड में होंगे या जेड एक्स में होंगे, ठीक है। लेकिन तीनों प्लेन में कौन होता है, तो तीनों प्लेन में डी जेड स्क्वायर होता है। तो डी जेड स्क्वायर इसका आंसर होगा 3D जेड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, तो स्टेटमेंट 1, एटम्स विद कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स आर स्टेबल। जो एटम्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स हैं, वो स्टेबल रहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है ना, जो भी हाफ फिल्ड और फुल्ली हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड होते हैं वो अपने आप में स्टेबल होते हैं।
वहीं अगर हम बात करते हैं फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स हैव अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो चीज है कंप्लीटली फिल्ड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि फिल्ड और हाफ फिल्ड जो होते हैं वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, एक तो सिमेट्री होती है और दूसरा हम ये देखते हैं कि उनमें एनर्जी एक्सचेंज मैक्सिमम होता है। जितने ज्यादा सेम इलेक्ट्रॉन वाले, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने एक्सचेंजेस होंगे, जितने एक्सचेंजेस होंगे उतनी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, तो इस वजह से ये चीज है। अच्छा, इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बताना है अपन को। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर ही ये जो चीज होती है, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पर मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी होती है, इस वजह से ही हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये चीज जो है इसको हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया गया है ये। तो स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पर हमारा यहाँ पर आंसर इसका ए रहने वाला है। ठीक बात समझ में आ गई? ओके, फिर क्या है? In hydrogen atom, the electron is de-excited from fifth shell to first shell. How many different lines may appear in the line spectrum? तो अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन de-excited from पांचवे से पहले पे कूद रहा है वो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि N1 की वैल्यू यहाँ पर हो गई, N2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5, N1 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें से बोल रहा है कितने डिफरेंट लाइंस अपीयर हो सकती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसा है या कहीं से भी कूद रहा होता है, अगर फर्स्ट शेल में कूद रहा है वो ग्राउंड स्टेट पे, तो इसका जो फॉर्मूला है वो तो डायरेक्टली तुम्हें पता होना चाहिए, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2 दैट इज 5 इंटू 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 है ना, और बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा 20/2, 20/2 10, तो सीधा सीधा आ गया यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज हम कब लगाते हैं? जब किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से कहां पर जाता है, वो ग्राउंड स्टेट पर जाता है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है कि नहीं? तो कितनी सारी चीजें तुम देख सकते हो कि कितनी सारी चीजें जो है हमने यहाँ पर सीखी हैं एक टेस्ट से, सिर्फ एक टेस्ट से हमको बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिली हैं। अब जब हम यहाँ पर इसी तरीके से और भी हर टेस्ट को अप्रोच करेंगे, तो हर टेस्ट में कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, isn't it? तो बिल्कुल इसी इंटेंशन के साथ हमको कितना कुछ सीख सकते हैं हम यहाँ पर, कितना कुछ एनालाइज कर सकते हैं, वही इंटेंशन के साथ हमको यहाँ पर आना है और हर टेस्ट को अप्रोच करना है। तो बस उसी इंटेंशन के साथ मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग अब विदा लेते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है यहाँ पर तुम लोग जो है टेस्ट दो, तो मजा आएगा फिर करने में। हम लोग सब मिल करके, सब दोस्त यार, जब तुम बोलो यार अपने दोस्त को मैसेज करो कि यार तुम जो है यार रिवाइंड टेस्ट जरा देखना जा रहा है, तो उसमें बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सब मिल बांट के करेंगे, तो फिर डिस्कशन भी करेंगे ना तुम लोग, तो मजा आएगा तुम लोगों को डिस्कशन करने में कि यार मजा आ रहा है कि यार वो उसने किया, उसने यार तूने कैसे लगाया जरा बताना, तूने कैसे लगाया, फिर बैठ करके वीडियो देखो कि क्या एक्सप्लेन किया गया है, कि कैसे किया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बढ़िया लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो तुम लोग, है कि नहीं? तो बस ज्यादा से ज्यादा बताना लोगों को, और बढ़िया से ज्वाइन करेंगे रिवाइंड टेस्ट सीरीज और सीखते चलेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है अगली बार नीट, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट चाहिए, राइट? तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टेस्ट डिस्कशंस में और मिलते रहेंगे। टिल देन कीप द जोश हाई, बाय बाय।